नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। महंगाई फिर से मुंह बाए खड़ी है। पिछले 5 महीनों के मुकाबले मई के महीने में महंगाई दर 6.01% तक पहुंच गई है। अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा देकर केंद्र की सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये एक पहली बड़ी चुनौती है। वो किस तरह से देश को इससे निकाल पाते हैं, इस पर जनता के साथ साथ विपक्षी दलों की नजरें भी टिकी हुई हैं। महंगाई एक बार फिर से देशवासियों के सामने मुंह खोले खड़ी है। उसकी कोशिश है कि वो जनता को और परेशान करे। मई के महीने में सब्जियों, फल और अनाज की कीमतों में आई तेजी ने महंगाई दर को बीते 5 महीनों के मुकाबले सबसे ऊंचे पायदान 6.01% तक पहुंचा दिया है। नई मोदी सरकार, जो कि महंगाई पर नियंत्रण का वादा कर सत्ता में आई थी, जनता की सारी उम्मीदें अब प्रधानमंत्री और उनकी टीम पर लिहाजा टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में अच्छे दिन के लिए हमें मौजूदा वक्त में कुछ कड़वी दवाइयां खानी होंगी। प्रधानमंत्री के मुताबिक एक मां जानती है कि अगर उसने अपने बच्चे को आज कड़वी दवा नहीं दी तो ये आगे चलकर ज्यादा नुकसानदायक होगा। भारत के आर्थिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, मौजूदा खस्ता हालत से देश को बाहर निकालने के लिए क्या हमें बेहतर फैसले नहीं लेने चाहिए? इस बयान के बाद अब माना जा रहा है कि रेल किराया बढ़ेगा और साथ ही बजट में भी सरकार कुछ कड़वे फैसले पेश करेगी। इसमें टैक्स स्लैब में बदलाव और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया जाना शामिल है। हालांकि देश में इस बार कमजोर मॉनसून और इराक में अस्थिरता भी महंगाई को बढ़ावा देने को तैयार खड़े हैं। इराक दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। अगर तेल के निर्यात में रुकावट आती है तो भी महंगाई आसमान पर पहुंच सकती है और केंद्र को इन परिस्थितियों में अपनी सूझबूझ से महंगाई पर नियंत्रण पाना होगा। तो आज अपनी चर्चा में हम इसी बात को समझने जा रहे हैं कि क्या कमज़ोर मॉनसून और इराक की अस्थिरता के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम देश को महंगाई से निजात दिला पाएंगे। चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है हमारे आज के मेहमान। उनसे परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर मनोज के शर्मा अर्थशास्त्री हैं। साथ ही हमारे साथ भाजपा के नेता हैं मेजर डॉक्टर आनंद प्रकाश सनवारिया जी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का। लेकिन चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकारें बदल गई लेकिन जो समस्या है महंगाई की वो जस की तस नजर आ रही। क्या इस महंगाई का सरकारों से कोई लेना देना नहीं है? मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पिछले मैं इस मामले में हमारे इकोनॉमिक्स में बड़ी मशहूर बात है कि महंगाई होती है कंसिस्टेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम कहते हैं पिछले 1 साल में देखना चाहिए। अभी गवर्नमेंट को आए कुछ महीने ही हुए हैं, तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए मैं एज ए इकोनॉमिस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 20-25 साल में गवर्नमेंट की जो बेसिक पॉलिसी रही है वो रही है सर्विस सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में। महंगाई कहाँ से होती है? महंगाई पहली चीज़ तो है, जैसे हमारे इकोनॉमिक्स में बोला जाता है, 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है आउटपुट, एक होती है इनकम और एक होती है प्राइसेस। पहले आउटपुट ही नहीं होएगी तो वहाँ से उसका महंगाई पर गहरा असर है। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमारी पिछली सरकारों ने क्या किया है कि इन्होंने एग्रीकल्चर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमने की है वो सर्विस सेक्टर में की है, जिससे क्या हुआ पिछले 15 साल में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का मतलब है कि अगर हमने कनक पैदा की है, कनक से एग्रीकल्चर कनक में होता है, उसके बाद उसकी ब्रेड बनती है। ब्रेड बनने के बाद जो उसको बेचना होता है, उसकी इंश्योरेंस करनी, उसके बैंकिंग करनी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, वो सर्विस सेक्टर में किया। हमारी सरकारों ने पिछले 15 सालों में, मैं एज ए इकोनॉमिस्ट बता रहा हूँ कि इन्होंने वहाँ पर अच्छे काम किए। जैसे बैंक्स आए, इंश्योरेंस आई जी, लेकिन खेती को नहीं किया, उसको इग्नोर किया, उससे महंगाई आई। उससे बेसिकली इसको हम कहते हैं सप्लाई बॉटलनेक्स। सप्लाई बॉटलनेक से जब किसी चीज आउटपुट ही नहीं होती। अब मुद्दा आता आज की डेट का, जो आपका आज का जो हमारा विषय है वो ये है। अगर आप देखिए पिछले 10-15 दिन में मोदी जी की जो उन्होंने जो बोला है, सरकार बोल रही है कि एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी देना चाहते हैं। जब एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी देंगे, उस पर रिफॉर्म करेंगे,
जब तक वो चीज नहीं होती हिंदुस्तान में, हमारा देश बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड है, जब 50 से 60%। और ये सरकारें भूल गई हैं। मेजर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि सरकारें ये भूल गई कि देश जो था वो कृषि प्रधान देश था और सर्विस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया, ये बतौर अर्थशास्त्री डॉक्टर साहब बता रहे हैं। लेकिन जब मोदी की सरकार आई है, महंगाई पर नियंत्रण करने की बात कहकर ही आई है। 1 महीने 24 दिन हुए हैं और महंगाई फिर से 6 को पार कर गई है। क्या लगता है वो कौन से कड़े फैसले लेने की बात कर रहे हैं मोदी साहब? क्या सब्सिडी को घटाएंगे या फिर बीजें जो है वो मुफ्त में किसानों के बीच में बांटी जाएंगी? नेहा जी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल उसको एनालाइज किया एक साइंटिफिक तरीके से। मैं एक जनता का नुमाइंदा होने की तरफ से करना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई का सांप पिछले 10 साल से पिछली सरकारों ने दूध पिला पिला के बहुत मोटा ताजा कर दिया जी। और ये नहीं कि महंगाई अभी आई है या पिछले, आप देखते हैं कि हर एक साल महंगाई आती है और चीजें आसमान तक छू जाती हैं। लेकिन जो कार्य करने वाले ऑफिसर्स हैं वो बेलगाम हो चुके थे पहले। ये प्याज की जो बात आज हम कर रहे हैं कि वो जमाखोरी की वजह से जी बेलगाम हो गए थे। लेकिन अब जो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस महंगाई को सोचते हुए कि इसने होना ही है कि उन्होंने पहले से कि मानसून जो है कम आएगा वो पहले कर रहे हैं। और जो होर्डिंग की बात आपने छेड़ी है, बिल्कुल महंगाई का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहता है कि मानसून कम होने वाली है भैया, इस चीज को होर्ड कर लीजिए आप। तो उस होर्डिंग के बारे में भी आज वित्त मंत्री जी ने बहुत क्लियर वर्ड्स में ये बात दे दी गई है कि होर्डिंग किसी हालत में भी हम नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो वित्त मंत्री ने, शुक्ला साहब आपसे जानना चाहूंगी, उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार जो है वो अपना दायित्व निभाए और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बात फिर से वहीं आ जाती है कि राज्य सरकारों से अपील पिछली सरकार भी कर रही थी, मौजूदा सरकार भी कर रही थी। अलग बात क्या है इसमें? नहीं, बिल्कुल। आपको यदि याद हो कि पिछली डिस्कशन में भी हम जब साथ थे तो मैंने कहा था कि केंद्र सरकार इम्प्लीमेंट एजेंसी नहीं है जी। इम्प्लीमेंट एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ का जो संवैधानिक ढांचा है केंद्र और राज्य के 2 उसमें पार्ट में बटा हुआ है। हमारे संविधान में 3 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। एक केंद्र की सूची है जिसमें वो उस पर लॉ बना सकती है, उस पर चीज़ें कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है। एक राज्य अनुसूची है जिसमें राज्य को सारी चीज़ें करनी होती हैं। एक समवर्ती सूची है जिसमें दोनों कर सकते हैं। तो कमोबेश उसमें राज्यों के पास में बहुत ज़्यादा अधिकार है। जी जी। तो क्योंकि ज़मीनी हकीकत ये है कि उसको राज्य को करना है। अब जमाखोरों पे एक्शन लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, उसका फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट लेगा या पुलिस लेगा या मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेगा, वो लेगा। तो जो इसी तरीके से तमाम सारी चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट भारत सरकार जो है आयकर सीधे लेती है, अदर सर्विस टैक्सेस सीधे लेती है और वो लेती है। उनमें क्या है, जो लेती है उसमें 80% वापस कर देती है जी स्टेट्स को। जी जी। तो कमोबेश सरकार वो उसको इस पे, अब जो राज्य सरकारें उसकी बातें नहीं मानती हैं उनकी उनमें वो, या जो अपनी चीज़ें नहीं सही योजनाओं को क्रियान्वित कर पाते हैं उनके अनुदानों पे और उनके उस पे रोक लगाई जाती है, कम किया जाता है, कटौती जी जी। यानी कुल मिला के राज्य सरकारों के ऊपर मामला आकर ठहरता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे मनोज जी कि जब महंगाई से इस तरह की बातें, निपटने की बातें करी जाती हैं, संकेत मिला है कि रेल किराया बढ़ा दिया जाएगा या फिर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव कर सकते हैं, बजट आने वाला है अगले महीने, आपको लगता है कि ये छोटी छोटी कोशिशें या फिर जिस तरह से प्याज के निर्यात पर न्यूनतम मूल्य लगा दिया गया है, इन सब चीज़ों से कितने हद तक काबू पा सकते हैं? मैडम आपने सही बोला है। एक्चुअली यही चीज़ें होती है पॉलिसी फ्रेमवर्क की। सेंटर ये पॉलिसी फ्रेमवर्क जो करेगा, ये चीज़ें को इम्प्लीमेंट करेगा और निर्देश देगा स्टेट गवर्नमेंट को, उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। जैसे कि अभी हमको जो पिछले कुछ महीनों से संकेत मिले हैं कि मानसून अभी फेल हो रहा है कहने के लिए, बट अभी से तैयारी कर ली है तो उससे फर्क पड़ेगा। आपने बात बड़ी अच्छी की है वो रेलवे की। रेलवे को थोड़ा सा, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है पिछले कई सालों में। जैसे दिल्ली में अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, वो इसलिए आई है कि डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई।
जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आउटपुट नहीं होगी, आउटपुट नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो उसमें प्रॉब्लम होगी। सो आउटपुट करना, किसी को आउटपुट करने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करना। जी, मेजर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने एक संकेत ये भी दिया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर की ग्रोथ पर अगर ध्यान दिया जाएगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो महंगाई फिर से और ज़्यादा बढ़ेगी? नहीं, अभी देखिए हमारे अर्थशास्त्री ने बताया है कि जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो तंत्र बढ़ेगा, वो तंत्र बढ़ेगा तो आउटपुट ज़्यादा आएगा, आउटपुट ज़्यादा। महंगाई तो स्कैरसिटी, जब वो चीज़ पैदा ही नहीं हो रही तो महंगाई बनती है। और हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, मैं बताऊं कि इतनी सेंसिटिव हो चुकी है। जैसे अभी अजय जी ने बताया कि 3 तरह की लिस्ट होती हैं, पावर्स होती हैं, और तानाशाह तो हमारे तंत्र में हो ही नहीं सकता। तो अरुण जेटली जी ने आज ही शाम को कहा है कि जो अधिकार सेंटर के पास थे कि ये चीजें बाहर से मंगा सकते हैं, वो आज स्टेट्स को, आज शाम को ही उन्होंने कहा कि हम तुमको अधिकार देते हैं कि जहां तुम्हें लगे कि इस कम्युनिटी की कमी है, सरकार, केंद्र सरकार की तरफ मत देखिए, अब अपने स्टेट से मंगा लीजिए। अब चावल को, इतना चावल वो मार्केट में छोड़ने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हर तरह का स्टेप इन एंटीसिपेशन कि ये होने वाला है और उसको रोकने, तो कहते हैं ना निप द इविल इन द बड, इसको पूरा मत भर जाने दीजिए जैसे पहले हुआ था। और उस वक्त वो यूपीए की सरकारें सोती रही और प्याज 100 रुपए तक पहुंच गया, समथिंग लाइक। तो हमारी सरकार बहुत सेंसिटिव है और अधिकार देने के लिए भी तैयार है राज्य सरकार को। दे दिया, आज ही शाम को दिया उन्होंने कि स्टेट्स को अधिकार दिया कि तुम करो, जनता को सफर नहीं कर। तो अच्छे दिन लेकिन शुक्ला साहब से जानना चाहूंगी कि रेल किराए में बढ़ोतरी की बात हो रही है, माल भाड़े में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। जब माल भाड़े में बढ़ोतरी करेंगे तो चीजों की जो कीमतें हैं वो यकीनन बढ़ेंगी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि रेल किराया सिर्फ एक चीज को प्रभावित नहीं करेगा, वो एक बड़े सेगमेंट को प्रभावित करेगा। क्योंकि इस देश का जो बड़ी इंडस्ट्रीज में है, सभी जगह है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी को ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कोयला आता है वो रेल से आता है। रेल से आएगा, आपकी बिजली बढ़ जाएगी, बिजली बढ़ जाएगी तो आपकी लागत उधर बढ़ेगी, तो वो और आपको बिजली भी घर पे भी महंगी मिलेगी, इंडस्ट्रियल उसमें भी महंगी जाएगी, तो सारे उसमें आपको कहीं ना कहीं महंगाई का एक वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में उसी तरीके से डीजल आपका आता है, तो डीजल का जो परिवहन का उतना खर्चा होता है उस पे आपको कहीं ना कहीं आ जाएगा। डीजल बढ़ेगा तो दूसरी चीजों पे इफेक्ट डालेगा। इसी तरीके से आप दूसरी चीजों में आए तो रेलवे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे में किराया बढ़ा, मुझे लगता है कि जैसे पिछली गवर्नमेंट ने किया था कि एक कि रेल किराया बढ़ाने की बजाय सरचार्ज बढ़ा करके हम ये करें, तो कमोबेश वो पब्लिक को एक खुश करने वाली जैसी स्थिति थी। कहने को तो कहा हमने कोई किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन सरचार्ज इतने बढ़ा दिए कि उसको टिकट अपने आप ही महंगी हो गई। तो ये जो है मुझे लगता है उसकी बजाय सीधे प्रत्यक्ष रूप से किस तरीके से हम बढ़ा करके और किस तरीके से दूसरी चीजों में कंट्रोल करें, उसमें तो उसमें कितना कम से कम वो करें, तो इस चीज को मुझे लगता है उस पर कोशिश करेंगे। क्योंकि महंगाई, क्योंकि आपको याद हो प्याज के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गई, तो इसलिए उस चीज से कहीं ना कहीं वो वाकिफ है। प्याज सरकारों को भी नहीं, बिल्कुल अजय जी ने सही कहा कि रेल तंत्र जो है हमारी इकोनॉमी के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए या जरूरत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और रेल का किराया तो पीछे वाली सरकार 16% पहले ही बढ़ा के चली जा चुकी है, और अभी खड़गे साहब ने कहा था नहीं अरे इसको रोक दो, मोदी जी आ रहे हैं वही करेंगे इस मुताबिक से। कहने का मतलब है कि रेल का किराया अगर बढ़ता है लेकिन उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रोलिंग स्टॉक का साइंटिफिक तरीके से हो जाए, लकीर के फकीर की तरह से ना कि मान लीजिए एक स्टेशन पे मार्बल आके पड़ा हुआ है और प्याज आकर के पड़ा हुआ है या टमाटर आके पड़ा हुआ है, वो लिस्ट में लिखा हुआ है कि 3 दिन में अजय जी का सामान मार्बल आया वो जाना चाहिए, और अगर डॉक्टर साहब का टमाटर आके पड़ा हुआ है वो अगले बार जाएगा। तो हमें उन अफसरों को छूट देनी चाहिए, और दे चुके हैं मोदी जी कि तुम अपने ज्ञान का संज्ञान लेकर के उस
टमाटर को पहले छोड़ दो यार, 2 दिन में वो वहां पहुंच जाएगा। वो मार्बल का तो कुछ बिगड़ता नहीं है। तो किराया बढ़ने का दुख जनता को उतना नहीं हो पाएगा कि वो मार्बल को ही ले जाते दुखी हो जाएगी। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बतौर अर्थशास्त्री जिस तरह से कह रहे हैं कि सब्सिडी दे देंगे बीजों के ऊपर या फिर कुछ अनाजों को मुक्त कर देंगे, ये सब जो उपाय लग रहे हैं वो कितने कारगर साबित होंगे? क्योंकि पिछली सरकारों ने भी इस तरह के उपाय तो आजमाए थे। मैडम ऐसे है, जो सब्सिडी की बात हम अक्सर करते हैं वो हमारे इकोनॉमिस्ट बड़े क्लियर कट इस एंगल में हैं कि सब्सिडी इज अ वेरी नेसेसरी इवल। इसके बिना गुजारा नहीं है। पूरा वेस्टर्न यूरोप में सब्सिडी दी जाती है, अमेरिका में सब्सिडी दी जाती है, दूध में सब्सिडी है, सब चीज़ों में सब्सिडी है। इवन ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसमें सब्सिडी की है। मेरे अनुसार अगर सब्सिडी को थोड़ी सी बढ़ाई जाए, बट इट शुड बी गो इनटू द कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट। मीन कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो पैसा जो हम किसी को देते हैं, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी सिस्टम में अगर किसी बच्चे की मदद करनी है, उसको फिल्म देखने के लिए पैसे नहीं दो, उसको किताबें देने के लिए उसकी मदद करो। उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेने की कोशिश कर रही हैं, जैसे अभी अजय जी ने बताया, हमारी कोल की समस्या क्या है, ये कोल स्कैम हुआ क्या एक्चुअली? गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे काम किए, पिछली गवर्नमेंट ने, ऐसे नहीं कहता, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन जीरो। पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया बट उसकी इंप्लीमेंटेशन जीरो होगी। नीतियां यानी यूपीए सरकार की अच्छी थी। नहीं, नीतियां तो देखो मैं वो तो बड़ा क्लियर हूँ, वो नीतियां तो ठीक हो सकती हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन जीरो थी। उसका क्या फायदा हुआ? तो ये जो सब्सिडी की बात है, सब्सिडी देनी चाहिए। तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो रेल किराया बढ़ने का या सब्सिडी बढ़ने का, दे आर स्मॉल थिंग्स। ये मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म फिनोमेना होते हैं, इसमें हमको इतना हम लोग ज्यादा नजरिया नहीं देते। हम तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बात करते हैं। वो कड़े फैसले क्या हो सकते हैं जिससे इकोनॉमी जो है भारत की जो बीमार है वो ठीक हो जाए? जैसे कड़े अपने जैसे किराया बढ़ाना, मैं तो कहूंगा किराया कोई बात नहीं बढ़ जाए, बट उससे एफिशिएंसी बढ़ती रेलवे की इन द लॉन्ग रन, उससे प्राइसेस कम होंगे, हम सभी को फायदा होगा, इससे कोई शक की बात नहीं है। बट किराया भी बढ़ा दो, साथ में एफिशिएंसी ना बढ़े, वो ठीक सिस्टम नहीं है। अब मोदी जी ने देखो, इस सरकार ने, मैं मोदी जी का नाम नहीं लूंगा, इस सरकार ने अभी क्या बोला, रेलवे की एफिशिएंसी, फास्ट ट्रेन्स, ऐसी चीजें हम करेंगे जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये डायरेक्शन एक मिनट ठीक पॉजिटिव मिल जाए तो मेरे ख्याल से महंगाई काफी हद तक ये कड़े फैसलों की बात कर रहे हैं कि लेनी चाहिए मोदी सरकार को, लेकिन साथ ही ये जो जमाखोरों की जो जमात है उनसे कैसे निपटेगी मोदी सरकार? क्योंकि घूम फिर के मसला तो राज्य सरकारों के ऊपर आता है। नहीं, क्यों ना निपटेगी? देखिए ना कि प्रोविजन दिया गया है। अभी अजय जी ने बताया NIA के बारे में बात कर रहे हैं, गलत किसी के साथ होगा नहीं, लेकिन जब देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर को ना पता हो कि वहाँ होर्डिंग हो रही है, वहाँ होर्डिंग हो रही है। प्रोविजन है उस मुताबिक से। और ये इत्मीनान रखिए कि जो कैरेक्टर मोदी साहब ने अपना दिखाया है आपको 1 महीने के दौरान में, आप देख रहे होंगे टीवी के ऊपर, मैसेज बड़ा क्लियर है ऑफिसर्स को, क्योंकि जिन्होंने सारा का सारा कंट्रोल करना है कि अगर तुम अच्छे डिसीजन जनता के लिए लेओगे, मैं तुम्हारी पीठ पे खड़ा रहूंगा, और अगर डिसीजन गलत हुए तो भुगतना भी तुमको पड़े। होर्डिंग रोकना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। और आप देखिए अगर वो चीज है उसको भी रोका जाएगा। आप पूछना चाह रही होंगे कि शायद वो जो जहां हमारी गवर्नमेंट नहीं है उन स्टेट्स में क्या करेंगे, तो वो कानून है, उस कानून के मद्देनजर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। शुक्ला साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि विपक्षी दलों की भी भूमिका होती है, क्योंकि उन राज्यों की बात करें जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, विपक्षी दल जब राजनीति की बात आती है सब कुछ बेमानी लगने लगता है, उनका सहयोग भी बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि इस तरह का सहयोग मोदी सरकार को मिलेगा? देखिए, एक चीज जान लीजिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है और हर किसी को 5 साल बाद में जनता के पास जाना है, जवाब देना है। मोदी सरकार ने यदि बताया, इंटेलिजेंस मोदी के पास है, बहुत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो एक रिपोर्ट बनाता है कि सब इस इलाके में इतनी ये चीजें गलत हो रही हैं और ये हो रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट बनने के बाद में गृह मंत्रालय जाता है, वहां से गृह मंत्रालय उस पर एडवाइजरी जारी कर देता है, और एडवाइजरी जारी करता है और स्टेट गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है, तो अगले दिन जनता को भारत सरकार ये दिखाएगी कि हमने एडवाइजरी जारी की थी, इन्होंने एक्शन नहीं लिया।
हमारे यहाँ 3 स्थितियों में आपातकाल लगाने की स्थिति है कि जब भारत सरकार उसमें राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। आर्थिक जब हालात बिगड़ जाए, सामरिक हालात बिगड़ जाए, या तीसरा राजनीतिक संकट पैदा हो जाए। तो इन तीनों स्थितियों में भारत सरकार को उसने एडवाइजरी जारी की, वहां पर नहीं किया जा रहा है और वहां की जनता परेशान हो रही। 4 एडवाइजरी जारी करने के बाद में 5वीं बार में राष्ट्रपति और अपने राज्यपाल से रिपोर्ट तलब कर लेगा और तलब करने के बाद में राष्ट्रपति उस पे को रिपोर्ट भेज देगा। यानी इस तरह के अगर सख्त फैसले लिए जाएं तो राज्य सरकारों पर दबाव बना रहेगा। जी, बतौर अर्थशास्त्री आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो महंगाई आ गई है, जाने का नाम नहीं ले रही है, ये जो छोटे छोटे फैसले आपको लगता है कि कितना वक्त लग जाएगा महंगाई रोक पाने में? मैडम, ये वक्त की तो मैं कुछ बात नहीं कर सकता, बट मेरा ख्याल है वेरी शॉर्टली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप्स जब लेगी, जब जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा काफी हद तक, तो जो जैसे फूड आइटम्स है, आप बात कर रहे हो फूड आइटम्स की, नेसेसिटी आइटम्स फल है, सब्जी है, इन चीजों की, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हो गया तो आई थिंक ये महंगाई विल बी कंट्रोल। बट मेरा फिर भी क्वेश्चन वही रहता है कि रूट कॉज को हमें जाना चाहिए, जो कि ये गवर्नमेंट दिशा दिखा रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। अब इसमें जब हम रिफॉर्म्स लाएंगे, इसमें प्रोडक्शन करेंगे, तो मेरा ख्याल है महंगाई हमारे देश में काफी हद तक सिंगल डिजिट से भी काफी कम होने की संभावना बन सकती है। कृषि जगत को सुधारने की बात कर रहे हैं क्योंकि मूल समस्या वहीं पर है। इसी से जुड़ा वो भूमि अधिग्रहण बिल भी है, इसको जितना मजबूत किया जाए किसान उतना ही मजबूत होगा। क्या मोदी सरकार से हम उम्मीद करें कि ये छोटे छोटे फैसले करेंगे और किसानों को मजबूत करेंगे? नहीं, मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो सबसे पहले इलेक्शन चुनाव में कहा था, और अब अपने जब राष्ट्रपति जी के भाषण में भी कहा कि जय जवान जय किसान। तो दोबारा से यानी कृषि प्रधान देश की तरफ लौटेगा देश। करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई अल्टरनेटिव, वो मजबूरी है, देश की आर्थिक करना ही पड़ेगा। जी, करना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शायद ये साफ होता नजर आ रहा है कि अगर भारत को कृषि प्रधान देश ही रहने दिया जाए तो जरूर महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।